चैनल साइंस गैलेक्सी। आज का हमारा टॉपिक मृदा तथा फसलें सॉइल एंड क्रॉप्स है। ये वीडियो पार्ट सेकंड है। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। आप वह वीडियो पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको आज का यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम फसलें क्रॉप्स को पढ़ेंगे। इसमें मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए थे उन सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगी। सो आप आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फसलें। आप सभी को पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की भौतिक संरचना, जलवायु एवं मृदा संबंधी विविधताओं के कारण ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती की जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए यह एक बहुत बड़ा उत्पादक वाला देश है और इसीलिए यहाँ पर फसलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है फलों और सब्जियां। इसके अंतर्गत जितने भी फल और सब्जियों वाले पौधे आते हैं वे सभी सम्मिलित हैं इनमें। दूसरा है नगदी फसलें। नगदी फसलों में हम पढ़ते हैं कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, ये सभी हमें नगदी फसल हम इन्हें कहते हैं। तीसरा है बागान फसलें। बागान अर्थात जहाँ पर चाय, कॉफी, नारियल और रबर की खेती की जाती है, इन्हें हम कहते हैं। और लास्ट है अनाज। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और दलहन, इन सभी चीजों का यहाँ पे उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्रॉप साइकिल, फसल चक्र। फसल चक्र का अर्थ है किसी भूमि के एक निश्चित भाग पर निश्चित समय में एक फसल के बाद जब हम दूसरी फसल को बोएं तो उस प्रक्रिया में भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट न होने पाए। इस प्रकार से हमें फसलों का चयन करना होता है जिससे कि वहां पे उस मृदा पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। इसे ही हम फसल चक्र कहते हैं। अर्थात फसलों का क्रम ऐसा हो जिससे हम उन फसलों को हेर फेर करके बोएं और उसके कारण उस भूमि पे किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव ना पड़े और भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ते जाए और जो फसल हम बो रहे हैं उसकी भी गुणवत्ता बढ़ती जाए। इस प्रकार से हमें फसलों का चयन करना होता है और यह चयन हमें एक निश्चित समय के लिए करना होता है। उस निश्चित समय में ही ये फसल अच्छी प्रकार से इनका ग्रोथ हो सकता है और इसे ही हम फसलों के चयन को ही हम इनको हेर फेर करने की प्रक्रिया को ही हम फसल चक्र कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, फसल चक्र एक ऐसा चक्र हमें यहाँ पे फिक्स करना है जिनमें फसलों का ऐसा यहाँ पे चयन करना है इनके कारण जो फसलें हैं उनकी गुणवत्ता में हमेशा लगातार वृद्धि होती जाए, साथ ही साथ उनकी मृदा में भी किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव ना पड़े। इसी प्रकार से हम इसे फसल चक्र कहते हैं। ये फसल चक्र का चार्ट है। इसके माध्यम से हम फसल चक्र को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें जिस फसल को बोना है उसके बीज को हम बोते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद उस फसल के जो हम फसल बो रहे हैं उसको हम पानी देते हैं, उसको सींचते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया फसल वृद्धि। फसल वृद्धि के लिए हम इसे यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उस फसल को जितना भी खाद चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, उसको हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उपजाऊ बनाने के लिए देते हैं। जब फसल अपने हिसाब से ये ग्रोथ कर जाता है, उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम फसलों की कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद हम दूसरा फसल जो हमें बोना है उसके लिए हम सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फसल हम यहाँ से बोए स्टार्ट किए, फिर कटाई करने के बाद हम दूसरे फसल को हम उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम भूमि को तैयार करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से भूमि उसके लिए जोतना है हमें, उसके लिए हम भूमि को तैयार करते हैं। फिर बीज नियुक्ति करते हैं। जिस फसल को हमें बोना है उसके बीज की हम नियुक्ति करते हैं, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसका बीज लाते हैं और फिर से यही प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं कि फिर से क्या करते हैं, हम बीज को बोते हैं, फिर उसके हिसाब से इसको पानी देते हैं
उसके वृद्धि के लिए हम इसे उपजाऊ बनाते हैं अर्थात खाद देते हैं और फिर यही हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो ये पूरा साइकिल जो है इसी प्रकार से रोटेट होता चलता रहता है, इसीलिए हम इसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं, क्योंकि ये एक चक्र आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये चक्र और इस प्रकार से ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है। भारत में फसल चक्र या कृषि वर्ष यह 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एक पूरे वर्ष तक 1 साल के लिए ये लागू किया जाता है, जिसे हम 30 जून तक मानते हैं। तो ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई से 30 जून तक पूरे 1 वर्ष के लिए इसे हम फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है फसल चक्र का सिद्धांत। पहला पॉइंट है अधिक खाद्य चाहने वाले फसलों के बाद कम खाद्य वाली फसलों का उत्पादन। अर्थात हम फसल चक्र में हमेशा 2 फसलों का चयन करते हैं, तो जो पहला हम फसल चयन कर रहे हैं उसमें अधिक खाद्य अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो दूसरा फसल ऐसा चयन करें जिसमें हमें ज़्यादा खाद्य का उपयोग ना करना पड़े। सेकंड पॉइंट है अधिक पानी चाहने वाले फसलों के पश्चात कम पानी वाली फसलें उगाना। अर्थात हम अगर चावल की खेती कर रहे हैं तो आप सभी को पता है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इसके बाद हम बाजरे की खेती कर सकते हैं जिसमें हमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। थर्ड है अधिक निराई गुड़ाई वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसलें उगाना। अर्थात किसी फसल के लिए अगर हमें खेतों की ज़्यादा जुताई करनी पड़ रही है तो उसके बाद वाली जिस फसल का हम चयन करें तो उसमें ज़्यादा जुताई या निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता न हो। चौथा है दलहनी फसलों के पश्चात अदलहनी फसलें उगाना। अर्थात जैसे अरहर है, चना है, मटर है, ये दलहनी फसलें हैं, इनके बाद अगर हम जो सेकंड फसल चयन कर रहे हैं वो हमेशा अदलहनी फसलें होनी चाहिए। पांचवा है एक ही नाशी जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं उगाना चाहिए। अर्थात कोई भी फसल है, अर्थात जैसे अभी रिसेंटली की घटना है कि पंजाब, मध्य प्रदेश, इन सब में आपने देखा कि टिड्डों का आक्रमण हुआ जिसके वजह से गेहूं की फसलों पे बहुत ही ज़्यादा उनका हानिकारक प्रभाव पड़ा। तो इसके वजह से हमें गेहूं की खेती ना करके हमें किसी और फसल का चयन करना चाहिए। छठा है फसलों का उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप रखना चाहिए। अर्थात जिस भी फसल का हम चयन कर रहे हैं वहाँ का स्थानीय बाजार, जो लोकल मार्केट है, उसमें किस फसल की ज़्यादा डिमांड है, जिसका डिमांड ज़्यादा होगा हमें उसका उत्पादन करना चाहिए। जैसे अगर गेहूं की ज़्यादा डिमांड है तो हमें गेहूं का उत्पादन करना चाहिए और अगर वहीं चीनी की अगर ज़्यादा डिमांड है तो हमें गन्ने की खेती करनी चाहिए। लास्ट है कम गहरी जड़ वाली फसल के पश्चात गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। कम गहरी जड़ वाली फसलें जैसे कि गेहूं इनकी जड़ें बहुत ही कम होती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो हमें गेहूं के बाद फिर ज़्यादा गहरी वाली जड़ें अर्थात हमें दलहनी जिसमें अरहर की खेती कर सकते हैं उसको हमें करना चाहिए। फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। जैसे कि अगर हम फसलों का हेर फेर करते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उनमें पोषक तत्व बढ़ते ही जाते हैं। सेकंड पॉइंट है भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। तो भूमि में आपको पता है कि नाइट्रोजन को हम फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से, और इसके कारण जो फसलें होती हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। थर्ड है भूमि संरचना में सुधार होता है। जो भूमि का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे उसमें मृदा का कटाव, अपरदन इनका कम होता है जिससे इसकी संरचना में चेंजेस होते हैं, सुधार होता है। चौथा है भूमि के पीएच तथा क्षारीयता में सुधार होता है। अर्थात जो भी हम इसमें पदार्थ यूज़ कर रहे हैं उसका पीएच जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छे लेवल में हो जाते हैं और उनकी क्षारीयता, जो उनके क्षारीय पदार्थ जिन उनमें पाया जाता है मिट्टी में, वो सब में जो है सुधार होता है। पांचवा है फसलों का बीमारियों से संरक्षण होता है। फसलों में, उनके पत्तियों में, उनके जड़ों में जिस प्रकार से बीमारी हो जाती हैं, छेद होने लगते हैं, इन सभी बीमारियों से इनका बचाव होने लगता है फसल चक्र के अपनाने से। छठा है फसलों का कीटों एवं खरपतवार से संरक्षण होता है। फसल इसमें कीट और खरपतवार अर्थात जो घास निकल जाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं, इनसे भी इनका बचाव होता रहता है। सातवां है उत्पादन अधिक होता है। जब सारी चीजें फसल चक्र को हम अपनाते हैं
तो फसल का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और जब ग्रोथ इसका अच्छा होगा तो उत्पादन जाहिर सी बात है हमें बहुत ही अच्छा मिलता है इसका। 8वां है, भूमि में विषाक्त पदार्थ एकत्र नहीं हो पाते हैं। जो जहरीले होते हैं भाग, वो मिट्टी में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, भूमि को भी हम अलट पलट करते हैं, उनका हेर फेर करते हैं और फसलों का भी करते हैं, जिससे वहाँ पे ये चीज इकट्ठा नहीं हो पाता है। 9वां है, सीमित साधनों का समुचित उपयोग होता है। अर्थात जो भी हम सीमित साधन यूज कर रहे हैं, जो भी अर्थात जिसके हम उपकरण यूज कर रहे हैं या बीज यूज कर रहे हैं, वो सब क्या होता है, एक सीमित होता है और उसका हम काफी अच्छे से उपयोग कर पाते हैं फसल चक्र में। 10वां है, उर्वरक अवशेषों का पूर्ण उपयोग होता है। अर्थात जो बचे हैं, जो पोषक तत्व मिट्टी में बच जाते हैं, उन अवशेषों का फसल चक्र में जब हम फसल को बोते हैं तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट है फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। फसलों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 आधार पे किया गया है। पहला है उत्पादन के अनुसार और दूसरा है उपयोग के अनुसार। उत्पादन के अनुसार हम इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं, वहीं उपयोग के अनुसार हम इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादन के अनुसार। इसमें पहला है रबी की फसलें, दूसरा है खरीफ की फसलें, तीसरा है जायद की फसलें। सबसे पहले हम देखते हैं रबी की फसलें। इस प्रकार की फसलें अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं और इन्हें हम मार्च से अप्रैल तक इनकी कटाई करते हैं। इस प्रकार की फसलों को हम रबी की फसलें कहते हैं और साथ ही इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें भी कहा जाता है, क्योंकि इन फसलों के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो कम होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ये फसलें ग्रो कर पाती हैं। इन फसलों में हम स्पेशली देखते हैं गेहूं, जौ, मक्का, चना, सरसों, मेथी, राई, जीरा, इन सभी प्रकार के फसलें पाई जाती हैं। खरीफ की फसलें, इस प्रकार की फसलें जून या जुलाई में बोई जाती हैं और यह सितंबर से अक्टूबर तक इनकी कटाई की जाती है। ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं, इसीलिए इन फसलों को हम उष्णकटिबंधीय फसलें भी कहते हैं। इन फसलों के उत्पादन के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए रहता है, इसलिए इन्हें हम खरीफ फसलें कहते हैं। इन फसलों में मुख्यतः हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि जितने भी फसलें हैं, इन सबको हम खरीफ की फसलें कहते हैं। थर्ड है जायद की फसलें। ये फसलें मुख्यतः मार्च से अप्रैल तक बोई जाती हैं और जून से जुलाई तक इनकी कटाई की जाती हैं। इन फसलों में सभी प्रकार की सब्जियां सम्मिलित हैं, साथ ही इनमें ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मक्का, भिंडी, अरवी आदि सभी प्रकार के फसलें बोई जाती हैं और इसीलिए इन फसलों को जायद की फसलें कहते हैं। दूसरा है उपयोग के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है खाद्य फसलें, फूड क्रॉप्स। ये वे फसलें होती हैं जिन्हें हम मुख्य भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे ही हम खाद्य फसलें कहते हैं। इसके अंतर्गत स्पेशली सभी प्रकार के अनाज और दालें दोनों सम्मिलित हैं, जिनमें हम स्पेशली देखते हैं चावल, गेहूं, दालें, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि ये प्रमुख फसलें हैं इनकी। सेकंड है नकदी अथवा व्यापारिक फसलें, कैश और कॉमर्शियल क्रॉप। इन फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है इन्हें बेचकर धन की प्राप्ति करना। भारत में जितने भी किसान हैं वे इनका उत्पादन करते हैं और एक बड़े भाग को बाजार में बेचते हैं और एक छोटा भाग अपने उपयोग के लिए ये रखते हैं, जिनसे इन्हें धन की प्राप्ति होती है और ये अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। नकदी और व्यापारिक फसलों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है रेशे वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स। इसके अंतर्गत फ्लैक्स, जूट, कॉटन, शीशल, केनफ, रग इस प्रकार के अलग अलग रेशे वाले फसलें हम उत्पादन करते हैं
और इनके द्वारा मार्केट में इनके उपयोग से अलग अलग प्रकार के वस्तुएं, कपड़े बनाए जाते हैं, जिससे बाजार में इससे काफी अच्छे धन प्राप्ति करने के ये साधन बनते हैं। सेकंड है बागान वाली फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स। बागान से तात्पर्य है इन्हें छोटे छोटे भागों में बागान के रूप में इनकी खेती की जाती है और इसमें स्पेशली चाय, कॉफी, नारियल, सुपारी, काजू तथा रबर की खेती की जाती है। थर्ड है ऑयल सीड अर्थात तिलहन फसलें। इनके अंतर्गत जितने भी प्रकार के फसलें हम यूज करते हैं उनसे हम तेल का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें स्पेशली मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, सूर्यमुखी, ये सभी प्रकार के फसलें सम्मिलित हैं। फोर्थ है उद्दीपक फसलें, नेक्रोटिक क्रॉप्स। इसमें स्पेशली पॉपी, टोबैको, टी, कॉफी, मिंट अर्थात हम इन फसलों का सेवन करते हैं जिनमें नेक्रोटीन पाया जाता है थोड़ी मात्रा में, इसलिए हम इन्हें नेक्रोटिक क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है शर्करा वाली फसलें, शुगर क्रॉप्स। इसमें स्पेशली गन्ना और चुकंदर पाया जाता है, इनके द्वारा ही हम चीनी का उत्पादन करते हैं। लास्ट है बागवानी फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फल, सब्जियां, विभिन्न प्रकार के सुगंधित मसाले, फूल, इन सब की खेती करते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत इन सब का हम अध्ययन करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बागवानी फसलें या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा अपरदन व संरक्षण। मृदा की सबसे ऊपरी लेयर या अन्य परत जो होती हैं, इनका हटना, कटाव होना ही इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं या मृदा का कटाव कहते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार से कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे वर्षा, वायु, मनुष्य, जानवर, अनेक प्रकार के इसके कारक हैं जिसके द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती रहती है और इसे ही हम कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कारण ही मिट्टी की ऊपरी लेयर बह जाती है और इसके साथ ही वहां के जो उर्वरक होते हैं उनमें उपस्थित वह भी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जिसके बाद वहां पर केवल रेत और बजरी ही रह जाती हैं शेष, और इसके कारण वहां की भूमि ज्यादा उपजाऊ नहीं हो पाती है और ऐसी भूमि बंजर होती जाती हैं और इसीलिए वहां पर किसी भी प्रकार के फसलें उगाना उनके लिए सही नहीं रहता है। इसीलिए मृदा अपरदन के लिए हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए और इसके लिए हमें इसे बचाव करने के लिए वहां पर एक बांध जैसा कार्य करना चाहिए, जैसे कि वहां पर अगर बारिश हो रही है या हवा बह रही है तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जा सके। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन, मृदा का संरक्षण। पृथ्वी का 1/4 भाग ही भूमि है और केवल कृषि योग्य भूमि 2% ही है। अतः हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमें विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करना है तो उसका मुख्य आधार भूभाग की मिट्टी ही है। इसलिए हमें मिट्टी की गुणवत्ता को और उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ाने की अति आवश्यक है और इसीलिए हम भूमि का संरक्षण अर्थात बचाव करना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, जिससे हम अधिक से अधिक उत्पादन करके फसलों को उगा सकें। इसके लिए हम देखते हैं कि हम अलग अलग प्रकार के उपाय हम इसके लिए अपना सकते हैं, जैसे कि मिट्टी का कटाव रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा, हमें वृक्ष लगाने पड़ेंगे जिससे कृषि उत्पादन के लिए मिट्टी वहां से बह न सके, क्योंकि मिट्टी पौधे की जड़ों से बंधी हुई होती हैं और इनसे इनका कटाव बहुत ही कम हो जाता है।
पर्वतीय भागों पर मिट्टी संरक्षण के लिए हमें पर्वतीय ढालों के कृषि के लिए कंटूर पद्धति का उपयोग करना चाहिए। कंटूर पद्धति में अलग अलग प्रकार से सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिससे थोड़े थोड़े हिस्सों पे वहां से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। मृदा का संरक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम मृदा अपरदन, उसके कटाव को रोक सकते हैं, जिससे फसलों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। मृदा व फसल, सॉइल एंड क्रॉप्स, इस चैप्टर को मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के माध्यम से आपके साथ शेयर किया। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, टॉपिक थे, उन सबको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो आप मेरे चैनल साइंस गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।